इस कहानी की लेखिका है शिखा श्रीवास्तव अनुराग। रचित अपने पापा की पुरानी फाइलों में कुछ जरूरी कागजात ढूंढ रहा था, तभी उसके हाथ में कुछ पेपर्स आए जिन पर खून के छींटे थे। रचित ने हैरानी से उन कागजों को देखा और उन्हें पढ़ने की कोशिश करने लगा। उन पर लिखे हुए बहुत से अक्षर लगभग मिट चुके थे। फिर भी जब उसने किसी तरह उन्हें पढ़ा तो हैरान रह गया। ये कागज किसी बंगले के थे जिसे उसके पापा ने वर्षों पहले खरीदा था। रचित उन कागजों को लेकर अपनी माँ वीणा जी के पास गया और उसने कहा, माँ देखो मुझे पापा की फाइल में क्या मिला है, बंगले के कागज। ये सुनते ही वीणा जी ने घबराकर उसके हाथ से उन कागजों को छीन लिया और बोली, तुझे किसने कहा था इन्हें हाथ लगाने के लिए? मैं आज इन्हें जला ही देती हूँ। ये क्या बोल रही हो तुम माँ? पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब पापा के पास ये बंगला था तब आज तक हम सब इस सड़े हुए किराए के मकान में क्यों रह रहे हैं? पापा ने आज तक कभी इस बंगले का जिक्र तक नहीं किया और तुम भी कागज जलाने की बात कर रही हो। रचित परेशान सा बोला। इन कागजों को देखते हुए वीणा जी की आंखों में आंसू आ गए थे। उन्हें पहुंचकर किसी तरह स्वयं को संभालते हुए उन्होंने कहा, अब तू बड़ा हो गया है, इसीलिए आज मैं तुझे सारी बातें बताती हूँ। ये बात तब की है जब मेरी और तेरे पापा की नई नई शादी हुई थी। जहाँ पर ये बंगला है, हम उसी जंगल के पास वाले शहर में रहते थे। हमारा कारोबार भी काफी फैला हुआ था। एक दिन हम दोनों घूमते हुए जंगल की तरफ चल पड़े। वहाँ नदी के किनारे ये शानदार बंगला खड़ा था। ये बंगला इतना सुंदर था कि एक ही नजर में मुझे भा गया और मैंने इसे खरीदने की जिद ठान ली। तेरे पापा ने मेरी इस जिद को पूरा भी कर दिया और जल्दी ही ये बंगला हमारा हो गया। हम अक्सर सप्ताह के अंत में वहाँ रहने जाते थे। एक दिन बंगले को सजाते हुए मेरी नजर एक पेंटिंग पर पड़ी जो इसी बंगले की थी, पर वो बहुत ही पुरानी और डरावनी थी। मैंने उसे दीवार से उतारा और कूड़ेदान में फेंक दिया। ऐसा करते ही मानो बंगले में तूफान आ गया। उसकी दीवारों में दरारें पड़ गईं और वहां से खून रिसने लगा। इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते, अलमारी से निकलकर बंगले के कागज हमारे सामने हवा में नाचने लगे और उन पर खून के छींटे पड़ने लगे। साथ ही वातावरण में एक भयानक आवाज गूंजी, अगर अपनी जान बचानी है तो अभी के अभी यहाँ से चले जाओ और वापस लौटकर कभी मत आना। हमने जैसे तैसे अपने आप को संभाला और वहां से बाहर निकल गए, लेकिन पता नहीं मुझे क्या सोची कि मैं बंगले के कागजों को समेट कर अपने साथ ले आई। अब मुझे लगता है कि मैंने ये बहुत भारी भूल की थी। इस घटना का तुम्हारे पापा के दिमाग पर बहुत बुरा असर हुआ। धीरे धीरे हमारा व्यापार भी डूबता चला गया। हमारे अपनों ने हमारा साथ छोड़ दिया। तब हम सभी परिचितों और रिश्तेदारों से दूर इस शहर में रहने आ गए। तुम्हारे पापा नौकरी करने की हालत में नहीं रह गए थे, इसीलिए मैंने घर की जिम्मेदारी उठाई। बाकी तो तुम सब कुछ जानते ही हो कि तुम्हारी नौकरी लगने से पहले हमने किस तरह दिन गुजारे हैं। अपनी माँ से सारा वृतांत सुनकर रचित भी दुखी हो गया। उसने वीणा जी के हाथ से बंगले के कागजों को लेकर उन्हें वापस फाइल के हवाले किया और खामोशी से दफ्तर जाने के लिए तैयार होने लगा। आज दफ्तर में रचित के दिमाग में उस बंगले की बातें घूम रही थी और काम में उसका बिल्कुल भी मन नहीं लग पा रहा था। क्योंकि थोड़ी देर में कंपनी के बॉस मिस्टर धर्मेंद्र के साथ उसकी मीटिंग थी, इसलिए ना चाहते हुए भी मन मारकर उसे कॉन्फ्रेंस हॉल की तरफ जाना ही पड़ा। मीटिंग के दौरान मिस्टर धर्मेंद्र ने नोटिस कर लिया कि रचित कुछ परेशान सा है। रचित उनके प्रिय कर्मचारियों में से एक था, इसलिए उन्होंने उससे उसकी परेशानी की वजह पूछी। सहसा रचित को याद आया कि मिस्टर धर्मेंद्र अक्सर काली शक्तियों के विषय में पढ़ते रहते हैं और उनके विषय में वो खोजबीन भी करते रहते हैं। इसलिए उसने उन्हें सारी बात बता दी। रचित की बात न होने के बाद मिस्टर धर्मेंद्र ने कहा, तुम्हारी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि इस बंगले का रहस्य उसी पेंटिंग में छुपा हुआ है जिसे तुम्हारी माँ ने कूड़ेदान में फेंक दिया था। आज शायद वो समय आ गया है कि मैंने अपने गुरुजी से जो सीखा है मैं उसका उपयोग करूं।
इसलिए हम कल ही उस बंगले में चलेंगे। लेकिन अगर हम दोनों को कुछ हो गया तो? नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है सर। रचित घबरा कर बोला। धर्मिक ने उसे समझाते हुए कहा, डरो मत, हमें कुछ नहीं होगा। मैं आज रात कुछ विशेष पूजा करके हमारी सुरक्षा का सारा इंतजाम कर लूंगा। अब तुम घर जाकर आराम करो। मैं भी आज छुट्टी लेकर अपने घर जा रहा हूँ। घर आकर जब रचित ने विनय को मिस्टर धर्मिक के साथ बंगले में जाने की बात बताई, तब उन्होंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन रचित को मिस्टर धर्मिक पर पूरा भरोसा था। अगले दिन तय समय पर मिस्टर धर्मिक रचित को बुलाया। बिना जिन्हें उन्हें भी समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मिस्टर धर्मिक ने कहा, आंटी आप घबराइए मत, ईश्वर चाहेंगे तो आपका बंगला जल्द ही आपको वापस मिल जाएगा। बस आप बंगले के कागज मुझे दे दीजिए। अविना जी कोई प्रतिरोध नहीं कर पाई और उन्होंने कागज लाकर मिस्टर धर्मिक को सौंप दिया। मिस्टर धर्मिक ने उन कागजों को संभालकर अपने बैग में रखने के बाद रचित के गले में अभिमंत्रित किया हुआ एक लॉकेट पहना दिया। वैसा ही लॉकेट उनके गले में भी था। चाहे कुछ भी हो जाए रचित, इस लॉकेट को तुम अपने गले से मत उतारना। ये अगले 48 घंटों तक हमें बुरी शक्तियों से बचाकर रखेगा और हमें नींद भी नहीं आने देगा। मिस्टर धर्मिक के कहने पर रचित ने हामी भर दी। 7 घंटों के लंबे सफर के बाद मिस्टर धर्मिक और रचित की गाड़ी उस बंगले के बाहर खड़ी थी। ये बंगला पूरी तरह से उजाड़ हो चुका था। उन दोनों ने जैसे ही बंगले के अंदर जाने के लिए उसका दरवाजा खोला, वहाँ तेज आंधी शुरू हो गई। फिर भी वो दोनों डरे नहीं और मजबूती से एक दूसरे का हाथ थामकर बंगले में प्रवेश कर गए। बंगले के अंदर खूब अंधेरा था, लेकिन मिस्टर धर्मिक पूरी तैयारी के साथ वहाँ आए थे। उन्होंने तुरंत अपने बैग से बड़ी मोमबत्तियां निकालकर जला दी। इन मोमबत्तियों से एक खास किस्म की खुशबू आ रही थी। अभी वो दोनों आगे कुछ सोचते कि तभी बंगले में से किसी के हंसने की आवाज आने लगी। इस हंसी के थमते ही वहाँ एक दूसरी आवाज गूंजी। ये सुनकर रचित और मिस्टर धर्मिक थोड़ा सा घबरा गए। रचित कुछ कहना चाहता, लेकिन मिस्टर धर्मिक ने उसे चुप रहकर पेंटिंग ढूंढने का इशारा किया। वो दोनों अपने हाथ में मोमबत्ती लेकर अपने काम में जुट गए। लॉकेट और मोमबत्तियों के कारण बंगले में मौजूद काली शक्तियां उनके पास नहीं आ पा रही थी, लेकिन वो उन्हें डराने की भरपूर कोशिश कर रही थी। अंदर थोड़ा डरने के बावजूद वो दोनों बिना रुके अपने काम में लगे हुए थे। समय बीतता जा रहा था, लेकिन उनकी तलाश खत्म ही नहीं हो रही थी। 24 घंटे गुजर चुके थे। उनके लॉकेट की शक्ति खत्म होने में भी बस 24 घंटे ही शेष थे। ऐसा लगता है कि हम सफल नहीं होंगे, रचित ने धीरे से मिस्टर धर्मिक से कहा और गुस्से में उसने अपने पैरों को जोर से फर्श पर पटका। ऐसा करते ही उसका पैर फर्श को तोड़ता हुआ थोड़ा अंदर चला गया। ये देखकर मिस्टर धर्मिक फर्श के गड्ढे में रचित के फंसे हुए पैर को बाहर निकालने के लिए थोड़ा झुके तो उनकी नजर फर्श के अंदर दबी हुई पेंटिंग पर पड़ी। रचित और मिस्टर धर्मिक ने मिलकर किसी तरह वहां से वो पेंटिंग निकाल तो ली, पर इसके बाद वो दोनों बहुत ज्यादा थक गए थे, इसलिए वो थोड़ी देर वहीं पर बैठ गए। मिस्टर धर्मिक ने अब ध्यान से इस पेंटिंग को देखना शुरू किया तो उन्होंने पाया कि इस पेंटिंग में एक खास तांत्रिक कोड में इस बंगले का राज लिखा हुआ था। उन्होंने अपनी आंखें बंद करके अपने गुरु को प्रणाम किया, जिनसे उन्होंने तंत्र विद्या सीखी थी। इसके बाद उन्होंने इस कोड को तोड़ना शुरू किया। धीरे धीरे बंगले के सारे राज उनके सामने स्पष्ट हो गए। किसी जमाने में इस बंगले की जगह कुछ तांत्रिकों का आश्रम था। वो अपनी काली सिद्धियों के जरिए सारे संसार को अपना गुलाम बनाकर उन पर अपनी हुकूमत चलाना चाहते थे। जब इस गांव के मुखिया को इस विषय में पता चला, तब उसने अपने गुरु से सलाह मशवरा करके उन तांत्रिकों को उनके आश्रम के साथ ही जला दिया। इसके बाद उनके गुरु ने वहां मौजूद राख से ये तस्वीर बनाकर इसमें उनकी कहानी छुपा दी और उसके फ्रेम को मंत्र से बांधकर उन तांत्रिकों की बुरी शक्तियों को उन्होंने इसमें कैद कर दिया।
साथ ही उन्होंने मुखिया जी को आदेश देकर आश्रम की जगह ठीक इसी तस्वीर की तरह दिखने वाला बंगला यहाँ बनवा दिया। आश्चर्य से मुंह खोले सारी कहानी सुन रहे रचित से मिस्टर धर्मिक ने आगे कहा, तुम्हारी माँ के द्वारा पेंटिंग उतार कर फेंकने से इसका फ्रेम टूट गया और इसमें कैद काली शक्तियाँ बाहर आ गई, तो अब क्या करें? रचित ने संशय से पूछा। मिस्टर धर्मिक ने ध्यान से पेंटिंग के फ्रेम को देखते हुए कहा, हमें ये फ्रेम दोबारा बनाना होगा, लेकिन इसके लिए उसी पेड़ की लकड़ी चाहिए जिससे ये पहले बना था। ये पेड़ इसी जंगल में है, लेकिन कहाँ ये मुझे नहीं पता। तुम जल्दी जाओ और उसे जाकर ढूंढने की कोशिश करो, तब तक मैं पूजा की तैयारी करता हूँ। और सुनो, संभल कर जाना, वो काली शक्तियाँ तुम्हें डराने की कोशिश करेगी, लेकिन अभी हमारे लॉकेट में 18 घंटे की शक्ति बची हुई है, इसलिए घबराना मत। मिस्टर धर्मिक की बात सुनकर रचित जब पेड़ ढूंढने के लिए निकला तो बुरी शक्तियाँ भी उसे रोकने के लिए उसके पीछे चल पड़ी। कभी वो रचित के आगे गहरे गड्ढे का भ्रम पैदा करती, तो कभी उस पर हड्डियों और खून की बारिश करती, और कभी डरावनी आवाज में उसे वापस जाने के लिए धमकाती। लेकिन रचित मिस्टर धर्मिक की बातों को याद करते हुए चुपचाप आगे बढ़ता। उसने लगभग पूरा जंगल छान लिया, लेकिन उसे वो पेड़ नहीं मिल रहा था। 6 घंटे गुजर चुके थे और अब रचित पर निराशा हावी होने लगी थी। उसने मन ही मन अपने ईश्वर को याद किया और उनसे मदद की गुहार लगाते हुए फिर से आगे बढ़ने लगा। अचानक ही उसकी नजर एक छोटे से मंदिर की तरफ गई जो पेड़ों की झुरमुट में छुपा हुआ। मदद की आशा से रचित उस तरफ बढ़ गया। जैसे ही उसने मंदिर में कदम रखा, एक आवाज आई, मैं कब से तुम्हारी ही राह देख रहा था। रचित हैरानी से आवाज की दिशा में बढ़ा तो उसने देखा वहां एक बेहद वृद्ध साधु समाधि में लीन थे। रचित ने जब उन्हें प्रणाम किया तब साधु बाबा ने अपनी आंखें खोली और उसे आशीर्वाद देते हुए बोले, हम कब से इसी दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे जब तुम यहाँ आओगे। आओ मेरे साथ चलो। रचित मंत्र मुग्ध साउंड के साथ चल दिया। उन्होंने रचित को एक पेड़ की तरफ इशारा किया और अपने थैले में से निकालकर एक कुल्हाड़ी भी उन्होंने उसे दे दी। रचित ने जैसे ही पेड़ से लकड़ी काटी, वो पेड़ वहां से ऐसे गायब हो गया जैसे कभी उसका अस्तित्व ही नहीं था। साधु बाबा ने अब रचित को एक मंत्र देते हुए कहा, इस मंत्र का जाप करो, ये तुम्हें तुरंत ही बंगले में पहुंचा देगा। जाओ, जल्दी जाओ, समय बहुत कम है। रचित ने एक बार फिर उन्हें प्रणाम किया और आंखें बंद करके वो तेजी से उनके दिए हुए मंत्र का जाप करने लगा, जिसकी सहायता से वो पलक झपकते ही बंगले में पहुंच गया। मिस्टर धर्मिक ने अब रचित के हाथ से लकड़ी लेकर फ्रेम बनाना शुरू किया। जैसे जैसे फ्रेम बनता जा रहा था, बंगले में मौजूद बुरी शक्तियों के चीखने चिल्लाने की आवाजें भी बढ़ती जा रही थी। वो बंगले में मौजूद सामानों को रचित और मिस्टर धर्मिक के ऊपर फेंककर अभी भी किसी तरह उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मिस्टर धर्मिक बिना रुके अपने काम में लगे हुए थे। लॉकेट की शक्ति खत्म होने में अब बस आधा घंटा शेष रह गया था। आखिरकार फ्रेम बन गया और मिस्टर धर्मिक ने पेंटिंग को उसके पुराने टूटे हुए फ्रेम से निकालकर नए फ्रेम में डाला और फिर उसे अपने बनाए हुए पूजा स्थल पर रखकर उन्होंने वेदी में अग्नि प्रज्वलित कर दी और एक मंत्र पढ़ने लगे। जैसे जैसे मंत्र के साथ अग्नि में आहुति पड़ती गई, एक एक करके काले धुएं के रूप में सारी बुरी शक्तियां पेंटिंग में वापस कैद हो गई। अगले कुछ ही पलों में वहां शांति छा गई। ये देखकर रचित प्रसन्न हो गया और उसने खुशी से आवेग में मिस्टर धर्मिक को गले लगा लिया। तभी उसे स्वयं से अलग करते हुए मिस्टर धर्मिक ने कहा, अभी एक विशेष काम बाकी है, इसलिए अपनी खुशी बचा कर रखो। और क्या बचा है सर? तुम्हारी बलि। ये कहकर धर्मिक अट्टहास करने लगा और देखते ही देखते उसने रचित को रस्सियों में बांध दिया।
इसके बाद उसने अपने बैग से बंगले के कागज को निकालकर हवन वेदी के पास रख दिया। रचित ये सब देख सुनकर बुरी तरह घबरा गया था। उसने देखा कि धर्मिक की आंखों में खून उतर आया था और उसका चेहरा बहुत ही भयानक लगने लगा था। रचित को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो करे तो क्या करे। तभी धर्मिक ने कहा, चलो तुम्हारी बलि देने से पहले मैं तुम्हारी जिज्ञासा दूर कर देता हूँ। मैं इन तांत्रिकों का मुखिया था जो इस जगह पर बने हुए आश्रम में जलकर मर गए। यह सब मुझसे नफरत करते थे और मेरी सिद्धियां छीनना चाहते थे। इसलिए मैंने अपनी सिद्धियों को यहीं जमीन में छुपा दिया था। जिस दिन यहाँ आग लगाई गई उस दिन मैं यहाँ से बाहर गया हुआ था, इसलिए संयोग से मैं बच गया। जब इस जगह से जुड़ा विवादित मामला ठंडा पड़ गया तब मैं यहाँ छुपाई गई अपनी सिद्धियों को वापस लेने आया। लेकिन तब मुझे पता चला कि इस जगह को पवित्र मंत्रों की शक्ति से बांध दिया गया था और मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था। इसलिए चुपचाप मैं सही समय की प्रतीक्षा करता रहा। फिर एक दिन तुम्हारे माँ पापा यहाँ आए और तुम्हारी माँ ने पेंटिंग के फ्रेम को तोड़कर मंत्रों की शक्ति को खत्म कर दिया। लेकिन तब भी मैं इस जगह पर मौजूद अपनी शक्तियों को वापस नहीं पा सका, क्योंकि वो खून के छींटों के रूप में बंगले के कागज के साथ जा चुके थे। अब मैंने अपने गुरु की शरण ली। तब उन्होंने अपनी शक्ति से मुझे तुम्हारे विषय में बताया। अपने गुरु के आशीर्वाद से मैं कोई भी रूप ले सकता हूँ। इसलिए दुनिया से छुपने के लिए मैंने ये रूप लिया और तुम इंसानों के बीच रहकर तुम्हारी तरह काम करते हुए मैं तुम्हारे बड़े होने की राह देखने लगा। जैसे ही तुम्हारे कॉलेज में प्लेसमेंट शुरू हुआ मैं वहाँ पहुँच गया और मैंने तुम्हें अपने दफ्तर में नौकरी देकर तुमसे नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दी। इससे पहले कि मैं सही अवसर देखकर तुमसे इस बंगले के विषय में पूछता, तुमने खुद ही मुझे उसके बारे में बताकर मेरा काम आसान कर दिया। अब इन सभी नृत्य तांत्रिकों की शक्ति ही मेरे वश में आ चुकी है, जो कभी मुझसे मेरी शक्तियां छीनना चाहते थे। बस एक आन अर्थात तुम्हारी बलि देते ही मैं इस असीम शक्तियों का स्वामी बन जाऊंगा और ये सारी दुनिया मेरी मुट्ठी में कैद होगी। आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर मैं वापस अपने घर नहीं पहुंचा तो मेरी माँ पुलिस में जाएगी और तब आप पकड़े जाएंगे। रचित ने हिम्मत जुटाकर कहा। प्रति उत्तर में धर्मित ने हंसकर कहा, जब तक तुम्हारी माँ को तुम्हारे हश्र की खबर होगी तब तक मैं सर्वशक्तिमान बन चुका होऊंगा। रचित को अब अपनी मौत साक्षात सामने नजर आ रही थी। उसने अपनी आंखें बंद करके अपनी माँ पापा और ईश्वर को याद किया। उसे पछतावा हो रहा था कि काश उसने अपनी माँ की बात मान ली होती और यहाँ ना आया होता, पर अब क्या हो सकता था। इसलिए वो चुपचाप अपनी नियति की प्रतीक्षा करने लगा। धर्मित ने वो वापस मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने रचित पर अभिमंत्रित राग फेंकनी चाहिए तभी आवाज आई, रुक जाओ। धर्मित के साथ साथ रचित ने भी चौंक कर अपनी नजरें उठाई तो सामने वही साधु बाबा खड़े थे जो जंगल में रचित को मिले थे। उन्होंने तत्काल अपनी शक्ति से रचित के बंधन को खोल दिया और उसी बंधन में उन्होंने धर्मित को बांध दिया। इसके पश्चात साधु बाबा ने कहा, अपने साथियों की बिखरी हुई शक्तियों को तो ही समेट सकता था, इसलिए मैं अब तक रुका हुआ था। अब जब तूने इन सबको वापस फ्रेम में कैद कर दिया है तो अब तेरे नष्ट होने की घड़ी भी आ चुकी है। आप ऐसा नहीं कर सकते, मेरे गुरु मुझे बचा लेंगे। ये कहकर धर्मित अपने गुरु को पुकारने लगा। साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, वो पाखंडी जो कभी मेरा शिष्य और तेरा गुरु हुआ करता था अब कभी तेरे पास नहीं आएगा। देख मैंने उसका क्या हश्र किया है। साधु बाबा के हाथ घुमाते ही रचित और धर्मित के सामने किसी चलचित्र की तरह धर्मित के गुरु के जलकर मरने का दृश्य घूमने लगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, यह असंभव है। धर्मित गुस्से से चीखा। साधु बाबा ने कहा, कुछ भी असंभव नहीं है।
जो इस संसार में आया है उसे एक ना एक दिन यहाँ से जाना ही पड़ता है। बस सबका अपना समय तय होता है। तेरे कपटी गुरु को मारने के लिए मुझे जिस शक्ति की जरूरत थी वो आज ही मेरी सिद्धि पूरी होने पर मुझे मिल गई और मैंने तत्काल इस बुराई को नष्ट कर दिया। बस अब हमेशा के लिए नष्ट होने की बारी तेरी है। उनकी बात सुनकर रचित की हिम्मत बढ़ी और वो फुर्ती से उठकर साधु बाबा के पास चला गया। इससे पहले कि धर्मिक कुछ कर पाए, साधु बाबा ने उसकी मुट्ठी में मौजूद राख अपनी मुट्ठी में खींच ली और उसे धर्मिक के ही ऊपर फेंक दिया। राख के पड़ते ही वहां से धर्मिक और बंगले की पेंटिंग धुआं बनकर हवा में विलीन हो गई। बुरी शक्तियों के मिटते ही बंगला सूरज के पवित्र प्रकाश से जगमगा उठा। साधु बाबा ने रचित को आशीर्वाद देते हुए कहा, अब ये बंगला हर तरह की समस्या से मुक्त हो चुका है। तुम अपने माता पिता को यहाँ ले आओ और अपने पिता के साथ मिलकर फिर से उनका व्यवसाय शुरू करो। धर्मिक का लिखा हुआ आत्महत्या पत्र कल उसके दफ्तर में पहुँच जाएगा। तुम जब तक वहाँ पहुँचोगे वहाँ मौजूद सभी लोग भूल चुके होंगे कि तुम कभी धर्मिक के साथ कहीं गए थे। रचित साधु बाबा को प्रणाम करने के लिए उनके पैरों पर झुका। उसके झुकते ही साधु बाबा वहां से अंतर्ध्यान हो गए। रचित ने अपना बैग उठाया और बंगले में ताला लगाकर गाड़ी की तरफ चल दिया। यहाँ से वापस जाते हुए वो खुश भी था और दुखी भी था। उसे खुशी थी कि उसके पापा की मेहनत की कमाई से खरीदा हुआ ये बंगला भूतिया नहीं रहा था, लेकिन साथ ही उसे दुख भी था कि उसने बिना सोचे समझे धर्मिक जैसे धोखेबाज पर भरोसा करके अपने साथ साथ अपने परिवार को भी मुश्किल में डाल दिया था। वापस अपने शहर पहुंचकर जब रचित ने अपने माँ पापा को धर्मिक की सच्चाई बताई तब वो दोनों ही हैरान रह गए। मीना जी ने तुरंत भगवान के आगे माथा टेका कि उन्होंने रचित को इतनी बड़ी मुसीबत से बचा लिया था। कुछ दिनों के पश्चात रचित अपने माँ पापा को लेकर पुनः उस बंगले में आया और साथ ही उसने अपने पापा का व्यवसाय भी एक बार फिर से शुरू किया। उसके पापा की मानसिक हालत भी अब सुधरने लगी थी। साधु बाबा के आशीर्वाद से एक बार फिर बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक बनकर यह बंगला अपनी रौनक से जगमगाने लगा था।